मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत, मेरे गयूर नौजवान साथियों, मेरी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम अरकान और मेरे रुफ़क़ा, शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा हाजी सत्तार पटेल साहब, अयूब चेयरमैन साहब, अज़हर पठान साहब, समीर साजिद साहब, शारिक नक्शबंदी साहब, मुशू पटेल साहब, शफीक पटेल साहब, तैयब पटेल साहब, शकील सिद्दीकी साहब, समद पटेल साहब, जनाब प्रभाकर पारदे साहब, कलीम पटेल साहब, जनाब विकास इटके साहब, माजिद पठान साहब, काका साहब काटके साहब, कुनाल कराज साहब, हैदराबाद के सीनियर मजलिसी रुकन वो रुकने बल्दिया सलीम बेग साहब, सीनियर मजलिसी क़ायद जनाब मंसूर खां साहब, सफ़ीउद्दीन शफ़ी साहब, असरार साहब, वहीदुज़्ज़मा साहब, असगर जैदी साहब, मोहतरमा फलक साहिबा, मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, हर साल की इस तारीख़ी मुकाम से मुझे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंतखाबी जलसे से आप तमाम के दरमियान में खड़े होकर बोलने का मौका मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनायत फरमाया। मैं सबसे पहले इस सरज़मीन के उन मशहूर व मारूफ लोगों को खिराज अक़ीदत पेश करना चाहता हूँ जो आज इस दुनिया में नहीं है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि यासीन पटेल साहब और करीम पटेल साहब को, इन मरूमीन को अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनकी मग़फ़िरत करे, इनकी ख़बरों को कुशादा फरमाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला सुबह क़यामत तक जनाब यासीन पटेल और करीम पटेल मरहूम साहब की तरह यहाँ पर हज़ारों ऐसे लोगों को अल्लाह उनका नेमल बदल बनाकर पैदा करे ताकि वो इखलास के साथ इस सरज़मीन पर बसने वाले अवाम की रहबरी, उनकी सरपरस्ती और उनकी मदद कर सके। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आप जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने औरंगाबाद सेंट्रल से दोबारा जनाब नासिर सिद्दीकी साहब को यहाँ से अपना उम्मीदवार बनाकर पेश किया। आप ये भी जानते हैं कि महाराष्ट्र के इस असम्बली इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 16 उम्मीदवारों को इस विधानसभा के इलेक्शन में उतारा। यकीनन ये हमारे लिए एक आसान फैसला नहीं था, ख़ास तौर से हमारे छोटे भाई समीर साहब के लिए, उनके लिए भी बड़ा ये सख्त तकलीफ़ दे बात थी कि वो भी ख्वाहिशमंद थे, मुझसे मिले, मैंने उनको हैदराबाद आने की दावत दी और मेरी उनसे बातचीत भी हुई, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक पाबंद डिसिप्लिन सिपाही की तरह बड़े कुशादा दिल के साथ जनाब नासिर सिद्दीकी साहब को जो मजलिस ने उम्मीदवार बनाया उसको कबूल किया और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा ज़रूर अल्लाह जनाब समीर साहब को एक मौका देगा ताकि वो आवाम की अच्छी तरीक़े से खिदमत कर सकें। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा कि समीर साहब ने जो मोहब्बत का मुज़ाहरा किया और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बता दिया आप लोगों को कि मजलिस के जो मुखालिफिन है वो दर हकीकत मजलिस के मुखालिफिन से ज़्यादा वो औरंगाबाद के दुश्मन हैं। वो ये नहीं देख सकते कि बरसों के बाद यहाँ पर एक सियासी इत्तेहाद के मुज़ाहरे किए जा रहे हैं, इसीलिए उनको ये लगता है कि जब तक मजलिस औरंगाबाद से ताकतवर रहेगी, इन तमाम मुखालिफिन की इनफरादी दुकान नहीं चमकेगी।
मगर मैं समीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उनको इन तमाम मुखालिफिन, मुनाफिकीन और ये जो इबलीस के एजेंट बनकर हमारे इस तारीखी शहर के गली कूचों में फिरते हैं कि किसी न किसी तरह हमारे इस इत्तेहाद के खिले को कमज़ोर कर दिया जाए। मैं ये बात ज़रूरी समझता हूँ कहना कि लातूर से भी मोहम्मद अली हमारे जमात के सदर ख्वाहिशमंद थे। अमरावती से हमारे सदर साहब किसी एक उम्मीदवार को लाए थे, वो काबिल भी थे, मगर मजलिस ने एक फ़ैसला लिया और हमने सिर्फ 16 उम्मीदवार महाराष्ट्र के असम्बली इंतखाबात में खड़ा किए। नांदेड़ में भी लोग बहुत ख्वाहिशमंद थे, जनाब मोइन साहब और फिरोज लाला भी, मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने फैसला लिया कि हम नॉर्थ नांदेड़ से मुकाबला नहीं करेंगे। फिर साउथ से हम जनाब मोइन साहब के हक में फैसला हुआ, तो जाहिर है वहाँ पर साबिर चाउश को भी थोड़ा तकलीफ, इंसान है, ख्वाहिशमंद है। तो ये चीज़ें हैं इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि जब जमात का फैसला होता है तो जो जमात के ज़िम्मेदार होते हैं वो पाबंद, डिसिप्लिन के पाबंद होते हैं, और उन तमाम ने इस मजलिस के फैसले को कबूल किया। मैं इनका दिल की गहराइयों से तमाम मजलिस के उन तमाम अराकीन का जिन्होंने मजलिस के इस फैसले को कबूल किया, यकीनन इंसान है, हर एक की ख्वाहिश होती है, मगर मजलिस ने एक सियासी हकीकत को सामने रखकर फैसला लिया, और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला इससे जमात और मजबूत होगी। और जिन हजरात को मौका नहीं मिला, मुझे यकीन है कि आने वाले मुस्तकबिल में इनको अल्लाह सुब्हाना व तआला ज़रूर इससे ज़्यादा मजलिस के प्लेटफॉर्म के ज़रिए अल्लाह उनको मौका देगा और वो अच्छी तरह से अवाम की खिदमत भी करेंगे। और एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि परभनी में मजलिस ने किसी उम्मीदवार को खड़ा नहीं किया। ये जो साहब खड़े हैं, मैंने उनको फ़ोन कर कर कहा कि आपको बी फॉर्म नहीं दिया गया था, मगर इसके बावजूद भी आपने कैसे वो बी फॉर्म हासिल किया। तो खैर अब पुलिस कंप्लेन हो चुकी है, अब जब एफएसएल की रिपोर्ट आएगी तो शायद उनको जेल को भी जाना पड़े। मैंने खुद उनसे कहा था कि तुम मत लड़ो, तुम्हारे पास जो तुम फॉर्म दाखिल करे वो गलत है। तो खैर अब मैं ये बात अवामी तौर पर वाजे करना ज़रूरी समझता हूँ। और एक बात बताना चाहूँगा कि बहुत से लोग समझते कि इम्तियाज़ जलील साहब फैसला करते, नहीं करते। इम्तियाज़ जलील साहब फैसला, इम्तियाज़ जलील साहब से मशवरा करते, हर आदमी से मशवरा करते। फैसला असदुद्दीन ओवैसी मशवरे के बाद लेता है। तो बहुत से लोगों को ये, हमारे मुखालिफिन को ये है, नहीं इम्तियाज कर रहा। मेरे को इम्तियाज से कुछ भी नहीं है, मेरे को इम्तियाज से मुखालिफत है। सदर साहब मेरे लिए अच्छे हैं। मेरे भाई, तुम बाप को गाली नहीं देंगे, बेटे को देंगे तो बाप मुस्कुराएगा। आप किसी एक ताकतवर खूबसूरत घर आपने तामीर किया मजलिस का, यहां पर औरंगाबाद में बड़ी शानदार इमारत आपने खड़ा की। इसमें हमारे बुजुर्गों की, नौजवानों की, माँ और बहनों की कुर्बानियां हैं। अब जब हमारी इमारत मजबूत होते जा रही तो इस इमारत पर आकर कोई पत्थर फेंक रहा है, नहीं मेरे को सदर साहब से कुछ नहीं, इमारत पे पत्थर फेंक रहा हूं मैं, ये कैसे हो सकता है? तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है, ये एक ताकतवर इमारत की बुनियाद आपने रखी, और सरजमीन तेलंगाना के बाद अगर कोई ताकतवर जगह मजलिस की है तो ये औरंगाबाद की सरजमीन है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब इंतखाबात की बात होगी। 9:12 हुए हैं, 9:15 नहीं हुए। ये बात करे कि मीडिया वालों को 15 मिनट से बड़ी मोहब्बत हो गई।
क्या है नहीं मालूम, 15 मिनट से इनको इतनी मोहब्बत। तो खैर, अभी 9:12 हुए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 20 नवंबर के दिन इंतखाबात की रायदही का दिन है और सेंट्रल में नासिर सिद्दीकी साहब का नाम मशीन में 12वें नंबर पर है और ईस्ट में इम्तियाज जलील साहब का मशीन में नंबर 6 नंबर पर है। तो मैं हमारे बुजुर्गों से, हमारी इज्जतदार माँ और बहनों से, नौजवानों से, तमाम औरंगाबाद के वोटर से अपील कर रहा हूं कि इन दोनों असेंबली हल्के जात से आप मंजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करके आप यहां से उनको अपना एमएलए बनाइए ताकि वो महाराष्ट्र की विधानसभा में जाकर आपकी आवाज बन सके। देखिए, ताकतवर और कमजोर में फर्क होता है। ताकतवर ये बोलता है कि मैं इलेक्शन जीतूंगा, नासिर सिद्दीकी बोल रहे हैं मैं इलेक्शन जीतूंगा, ये ताकतवर बोल रहा है। समीर बोल रहा है कि मेरे को टिकट नहीं मिला, वक्तिया तौर पे तकलीफ हुई, मगर मेरी जमात जीतेगी। इम्तियाज जलील ये कह रहे हैं कि मैं सेंट्रल से एमएलए था, अल्लाह ने और आपने मुझे कामयाब किया, फिर मुझे अल्लाह और यहां की आवाम ने मुझे एमपी बनाया, फिर अल्लाह का फैसला हुआ, मैं कामयाब नहीं हुआ। ये तमाम मुखालिफिन और मुनाफिकीन की साजिशों की वजह से मैं अब फिर जमात ने मुझे मौका दिया, इससे मैं लड़ूंगा और कामयाब होऊंगा। अब जो कमजोर होता है वो क्या बोलता है, मैं जीतूंगा नहीं, मैं इसको हराऊंगा। समझे आप? जीतने वाला क्या बोलता, मैं जीतूंगा। जो कमजोर होता है जहनी तौर पर भी, किरदार के तौर पर भी, वो कहता है नहीं, मैं इसको हराऊंगा। तो ये जो बीजेपी आरएसएस की साजिश ये है कि पूरे महाराष्ट्र में उन्होंने ऐसे 100 उम्मीदवारों को खड़ा किया जिनका नाम उर्दू जबान से शुरू होता है। समझे ना? समझे नहीं समझे? हाँ, देखो बच्चा समझ गया। तू बहुत बड़ा लीडर बनेगा इंशाअल्लाह औरंगाबाद में। तो बीजेपी ने 100 ऐसे इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों को खड़ा किया जिनका नाम उर्दू जबान से शुरू होता है। तो मोदी की साजिश यह है कि ये 100-200 ले ले, ये 100-200 ले ले तो वहां पर उनको कामयाबी मिल जाएगी, वोट आपका और हमारा डिवाइड होगा। मगर मैं इन तमाम 100 लोगों से कहना चाह रहा हूं कि आप इस शहर को कमजोर करके रात में कैसे सो सकेंगे अपने घर में, बताओ मेरे को। आप इस शहर को और कमजोर करके कैसे आप अपनी जमीर को जिंदा रख पाएंगे? आप का नाम कुछ और है मगर आप काम किसका कर रहे हैं देख लो। आप जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि आप कमजोर हैं, आप हराने के लिए लड़ रहे हैं। आपकी पूरी सोच यह है कि मोदी जीते, मजलिस ना जीते, कोई भी जीते मगर मजलिस ना जीते। मैं इन लोगों से कहना चाह रहा हूं, ये शहर सबका है। तुम अपना जमीर को कैसे जिंदा रखोगे? तुमको रात में नींद कैसे आएगी अगर तुम ये जो काम करने जा रहे हो? तो मेरी आप तमाम से अपील है कि ये जो कमजोर लोग खड़े हैं इनको एक वोट भी मत दीजिए। देखिए, मैं आपको याद दिला रहा हूं कि 20 साल के बाद इम्तियाज जलील मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर दिल्ली की पार्लियामेंट में गया तो महाराष्ट्र की सियासत में एक हलचल आई, एक जलजला आया। मगर जब 2024 का चुनाव आया तो सब मिलकर इम्तियाज जलील को हराने में लग गए। मेरी आपसे गुजारिश है, कैसा उन्होंने क्या? नहीं जीतता ही नहीं।
कंफ्यूजन पैदा कर दिए, लोगों के दिलों में जाकर एक फुला पैदा कर दिए, कैलकुलेशन है, ये है वो है। अभी भी ये लोग क्या करेंगे, जैसा 20 तारीख को पोलिंग है, ये 15 तारीख से ये इबलीस की औलाद आकर बोलेगी, ये इबलीस की औलाद आके बोलेगी, अरे कैसा जीतते जी, कैसा जीतते। फिर और एक उन्हें बीमारी लेके आते, इन्हू गवर्नमेंट बनाते क्या, इन्हू सरकार तो नहीं बनाते, उन्हों बनाते, उनको तो भी वोट दिए तो फायदा होता। मैं इन तमाम लोगों से कहना चाह रहा हूं, तुम्हारी हर बात का वैक्सीनेशन मेरे पास है। तुम जो वायरस पैदा करना चाहते हो ना 15 तारीख से, उसका इंजेक्शन मैं अभी से देके जा रहा हूं यहां पे। और वो इंजेक्शन ये है कि इत्तेहाद और इत्तेफाक, जब आप में इत्तेहाद और इत्तेफाक मजबूत होगा तो ये जो लोग 15 तारीख से शुरू कर देंगे वायरस फैलाना, इन्हों जीतते क्या, इन्हों सरकार बनाते क्या। अरे जालिमों, तुम जिसके नाम पर जो जो सौदे करे हो मैं जानता हूं। तुम्हारी एक एक चीज को अगर बयान कर दूंगा ना तो तुम्हारा इस शहर में रहना मुश्किल हो जाएगा। मगर मैं अदब के दायरे में रहकर कह रहा हूं कि तुम 15 तारीख से जो काम करना चाहते, मैं तुमको पूछ रहा हूं, ये 5 साल में पहले मुख्यमंत्री कौन बने? उद्धव ठाकरे बने, शरद पवार उनके साथ, कांग्रेस उनके पास, गवर्नमेंट गिरी, शिंदे बने, फडणवीस बने, अजीत पवार बने। अब बताओ तुम क्या कर रहे थे? अब 15 तारीख से शुरू करेंगे ये वायरस फैलाना, कोविड के जैसा, कोविड के जैसा फैलाएंगे। इन्हें सरकार बनाते क्या? इनका जवाब यही है, जवाब के पास आपका इत्तेहाद और इत्तेफाक मजबूत रहेगा। यही इस वायरस का जवाब है। ये जो यही खड़े हैं कि इनको जीतने का मतलब मकसद नहीं है, नासिर ना जीते, इम्तियाज ना जीते, कोई नहीं जीतना, इनको हराना और अपनी दुकान को चमकाना, क्योंकि ये मजलिस को बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि ये आपका इत्तेहाद है, ये आपकी शनाख्त है, ये आपकी ताकत है कि बरसों के बाद आपने अपनी वोट की अहमियत को समझा, आप में एक सियासी शऊर बेदार हुआ। ये इस बात को पसंद नहीं करते कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में बकवास बकने की कोशिश किया। हम बार बार बोलते हैं उन्हें गुस्ताखी किया। नहीं मेरे भाई, अगर कोई आसमान की तरफ देखकर थूकेगा तो थूकने वाले के चेहरे पर गिरता है, आसमान पर नहीं गिरता। अगर कोई बोलेगा कि मैं चांद को पत्थर मार के तोड़ दूंगा, तो चांद पर नहीं जाता पत्थर, वापिस उसके पास आके गिरता। मगर दुनिया ये समझ रही थी कि सिर्फ बयान देकर खामोश हो जाएंगे। मगर एक मजलिस का एक सिपाही है और रहेगा, जिसने दुनिया को बता दिया कि जालिमों ने, मुनाफिकीन ने तमाम मिलकर मुझे औरंगाबाद की पार्लियामेंट की सीट से जीतने नहीं दिए। मगर मैं एमपी नहीं था, मगर मैंने अपने आका की गुलामी का सबूत इस बात पर दिया कि मैं एमपी रहूं या ना रहूं, मेरे जीने का मकसद यह है कि किसी भी मजहबी रहनुमा के ऊपर कोई बकवास नहीं कर सकता। इम्तियाज जलील ने ऐलान किया कि बंबई में जुलूस तक जाएंगे, गाड़ियों की जुलूस पे जाएंगे। तो ये वायरस फैलाने वाले बोल दिए, क्या होगा, इसको पुलिस रोक लेती, ऐसा ही ड्रामा कर रहा है इन्हें। ये वायरस फैलाने वाले हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी शख्सियतों के पास पहुंच गए। अरे जरा असदुद्दीन साहब को समझाइए। तो खैर वो लोग मेरे को ही बताए। मैंने कहा हजरत, इम्तियाज जलील खाली मशवरा देते, फैसला मेरा है, एक बार फैसला हो गया तो वापस नहीं लिया जा सकता। फिर वो लोग मेरे को कांटेक्ट किए, अजी साहब दंगा हो जाएगा। मेरा दंगा होगा? कैसे दंगा होगा बताओ?
नहीं दंगा हो सकता, मैं कह रहा हूं नहीं होगा। अरे आपको क्या है, आप हैदराबाद में बैठे। मेला हजरत हैदराबाद में बैठा हूं, दिल औरंगाबाद की जनता को देकर आया हूं। फिर मेरे को बोले अब क्या है कि आप जो चाहे कर लो। मेला आपसे कौन पूछ रहे, मैं करना चाह रहा हूं, आपको क्या करना है, जो चाहे करेंगे। इम्तियाज जलील जुलूस निकालने के उस दिन मेरे को फोन करे, असद भाई बड़ी बड़ी पुलिस के लोग आके मेरे को बोल रहे नको निकलो। मैंने कहा इम्तियाज साहब आप ये बोले ना कि आप बंबई जाके बंबई के होम मिनिस्टर को महाराष्ट्र के एक मेजर देंगे कि उस शख्स को गिरफ्तार करो, उस पर कानूनी कार्रवाई करो, तो आप उनको बोलो तुम मेरे को बंबई जाने मत दो, अमित शाह यहां पे है, मैं यहां जाके इनसे मिल लेता हूं। तो पुलिस के लोग बोले अम्मा इन्हें तो नमाज कम कराने गए तो हमारे गले में ज़कात सदका रोजे भी डाल दे रहा। तो बोले नहीं आप चले जाओ, शाह साहब को डिस्टर्ब मत करो। इसको सियासत बोलते प्यारे, ये कमजोर लोग नहीं समझ सकते। खैर जुलूस निकला अल्हम्दुलिल्लाह। मैं लाखों बार सलाम करता हूं तमाम फर्जंदान तौहीद को, जो नहीं मालूम मराठवाड़ा से वेस्टर्न महाराष्ट्र से कहां से आए, जो दुनिया ये समझ रही थी कि नहीं सिर्फ 100 गाड़ियां निकलेंगी। दुनिया ने देख लिया कि नामूस से रिसालत के मसले पर अगर किसी ने आवाज उठाई, एहतजाज किया, तो उसका नाम इम्तियाज जलील और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो मेरे भाई जुलूस निकल गया। अब ये वायरस, कोविड के वायरस वालों को परेशानी शुरू हो गई। अम्मा ये नया काम कर दिया इन्हें, अब इनको समझ में नहीं आया। अच्छा ये जितने खड़े हुए हैं ना मजलिस के खिलाफ, जिनके नाम उर्दू से शुरू होते, जो नासिर के खिलाफ, इम्तियाज के खिलाफ खड़े हुए, इनसे पूछो जाके वो गाड़ियों के जुलूस में तू एक गाड़ी दिया क्या? एक गाड़ी तो देना था, कोई गाड़ी तो छोड़ो, ये निकले भी नहीं घर से अपने। अरे जब तुम एक गाड़ी नहीं दे सकते, तुम एक दमड़ी नहीं दे सकते, तो तुम इस गयूर सरजमीन पर बसने वाले फर्जंदाने तौहीद और आशिक रसूल की ओर तुम कैसा मांग सकते, बताओ मेरे को। किस मुंह से तुम वोट मांगने निकले हो? हां तुम्हारे पप्पा मोदी है, पप्पा जी का ऑर्डर हुआ, बोले नाम डाल दे प्यारे, तो आप फौरन अपने मालिक को खुश करने के लिए ये 90 लोग पूरे महाराष्ट्र में अपने नाम डाल दिए, इस उम्मीद पर कि चंदे में कम से कम 100 वोट तो मिल जाएंगे। चंदे में कुछ नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। मुझे यकीन है कि तुम्हारे घर में तुम्हारी मां, तुम्हारा बाप, तुम्हारा बेटा भी मजलिस को वोट देगा इंशाअल्लाह ताला। तुम देख लेना मेरी इस बात को। तुम अपने घर में क्या हो रहा नहीं जानते हो, तुम्हारी औलाद क्या कह रही है मुझसे मैं जानता हूं, मगर तुम खड़े होकर सिर्फ बीजेपी को और मजलिस के मुखालिफिन को कामयाब करना चाहती हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि इम्तियाज जलील को नहीं, नासिर सिद्दीकी को मत देखिए, असदुद्दीन ओवैसी को मत देखिए, अपनी इस इमारत को देखिए जिसको आपने औरंगाबाद में तामीर किया। और याद रखिए ये इमारत और ताकतवर बनाना है उसको। उस इमारत को आपको अपनी मेहनतों से आपने तामीर शुरू की, उसकी बुनियादों में आपके आंसू हैं, उसकी बुनियादों में आपका खून है, उसकी बुनियादों में हमारे आने वाली नस्लों के ख्वाबों को पूरा करना है। और याद रखो इस देश की हकीकत यह है हमारे वतन अजीज की, कि जिसकी आवाज सियासी आवाज होगी उसी को सुना जाएगा, चाहे वो दलित हो, चाहे वो मुसलमान हो, मुस्लिम अकलियत हो, चाहे वो मराठा हो। अगर आपका नेता होगा तो आपकी आवाज सुनी जाएगी। मैं सलाम करता हूं मराठों को जिन्होंने जरंगे पाटिल को अपना नेता माना। एक दुबला पतला शख्स रातों की नींद हराम करके रख दिया मोदी की, रातों की नींद हराम करके रख दिया। अब मोदी अपने भाषण में क्या बोल रहे कि बैकवर्ड क्लासों को डिवाइड किया जा रहा है। तो मोदी भी अब एक पोजीशन ले लिए जरांगे पाटिल के खिलाफ।
नरेंद्र मोदी इंशाअल्लाह ताला आप जरांगे पाटिल को नहीं हराएंगे, जरांगे पाटिल तुम्हारों को हराएगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब यहां बीजेपी का रिकॉर्ड महाराष्ट्र में आप देख लिए। औरंगाबाद में पर कैपिटा महाराष्ट्र में इनकम कितना है? जो औरंगाबाद जिले का जो पर कैपिटा इनकम है वो रियासत के पर कैपिटा इनकम से कम है। आप देख लीजिए कि महाराष्ट्र में बेरोजगारी का तनासुब यानी परसेंटेज 3.3% है। महाराष्ट्र के शहरों में बेरोजगारी 5% है। देही इलाकों में, गांव में 4% बेरोजगारी है। बल्कि ILO का एक सर्वे कहता है कि महाराष्ट्र में 15% बेरोजगारी है। और फिर आप देखते हैं कि इस शहर से कितनी नाइंसाफी उद्धव ठाकरे ने भी और शिंदे और मोदी ने की। उन्होंने ऐलान किया था कि 2023 में एक टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा यहां पर, मगर टेक्सटाइल पार्क को लेकर चले गए अमरावती। महाराष्ट्र एक जमाने में इंडस्ट्रियल स्टेट था। यहां के तमाम इंडस्ट्रीज गुजरात को चले जा रहे हैं। क्या शिंदे, क्या फडणवीस, क्या उद्धव ठाकरे आपको दिख नहीं रहा है कि एक टाटा एयरबस, वेदांता फॉक्सकॉन, ये दोनों को मिलाए तो 1,80,000 करोड़ के बराबर प्रोजेक्ट थे। गुजरात को चले गए क्योंकि मोदी जी बोले मैं भाषण दूंगा महाराष्ट्र में आकर, हिंदू मुसलमान का झगड़ा खड़ा करूंगा, वोट हासिल कर लूंगा, मगर मैं पैसा गुजरात को लेकर जाऊंगा। फिर आप महाराष्ट्र की इकोनॉमी देख लीजिए। 2014-19 में 6% ग्रोथ थी। 2019 और 24 में सिर्फ 4.5%। इस साल इकोनॉमी सिर्फ 5.6, मगर आप इन्फ्लेशन को अगर आप ले लिए तो 0.4% बढ़ा। आज भारत के प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी बड़ा भाषण दिए, उस पर भी आता हूं जरा। उस पर महाराष्ट्र में 2023 में 2850 किसानों ने खुदकुशी कर ली। मैं नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से, शिंदे से, फडणवीस से कह रहा हूं, तुम एक खुदकुशी करने वाले किसान के घर को क्यों नहीं गए? तुम बड़े बड़े भाषण देते हो, लंबी लंबी झूठ बोलते हो। महाराष्ट्र में 2023 में 2850 किसानों ने खुदकुशी कर ली। खुद इस डिवीजन में इस साल 2024 के 6 महीने में 430 किसानों ने खुदकुशी कर ली। अरे ये जो उम्मीदवार नासिर के खिलाफ खड़ा है, ये जो उम्मीदवार इम्तियाज जलील के खिलाफ खड़ा है, ये जो उम्मीदवार वेस्ट औरंगाबाद से खड़ा है, अरे 6 महीने में इस डिवीजन में 430 किसानों ने खुदकुशी कर ली। अगर वो किसान जो खुदकुशी किया तुम्हारा भाई, तुम्हारा रिश्तेदार होता तो तुम्हारे दिल पर क्या गुजरती? तुमको क्या मोहब्बत किसानों से? फिर आप देख लो महाराष्ट्र में, एक जमाने में महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बड़ी हाई होती थी, ज्यादा होती थी। अब महाराष्ट्र में चावल, वीट, धान, ये सब खाली 1/3 हो गई। आंध्रा, हरियाणा, तेलंगाना इससे ज्यादा पैदा करता है। अब बोलो मोदी, बोलो शिंदे, बोलो फडणवीस, इस बारे में नहीं बोलेंगे। फिर महाराष्ट्र में जो जमीन है, जो जिरात की फार्म साइज है, बहुत छोटा है। 73% लैंड होल्डिंग जो 1 हेक्टर पर है, 1 हेक्टर पर है। फिर आप देखिए मोदी आकर बड़ा बड़ा भाषण देकर गए। महाराष्ट्र में 2023 में सबसे ज्यादा
हेट स्पीचेस महाराष्ट्र में हुए। फिर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोग दंगों में पकड़े गए 2022 में। महाराष्ट्र का बजट आप देख लो, एग्रीकल्चर में 15% कम कर दिया गया, सेहत और फैमिली वेलफेयर में 9% कम कर दिया गया, शहरी विकास अर्बन डेवलपमेंट में 27% कम कर दिया गया। और उसका नतीजा क्या निकला कि यहां पर पीने का पानी नहीं है औरंगाबाद। मोदी जी आएंगे औरंगाबाद को तो नरेंद्र मोदी अपने हेलीकॉप्टर को जहां ये कचरा डाल रहे ना वहां उतारना। तुम वहां अपने हेलीकॉप्टर को उतार के बगैर नाक को हाथ लगाए मोदी जी आप आना यहां पे। यहां बैठे तो बो आ रही है और बोल रहे हम सब चीज कर दिए, हम आसमान से तारे तोड़ के लाए, कुछ नहीं हुआ। फिर आप देखिए SC ST OBC माइनॉरिटी के बजट को कम कर दिया गया। और आपको मालूम हर साल महाराष्ट्र में करीब 60,000 करोड़ रुपए खाली इंटरेस्ट पर जो पैसा दिया जाता है वो महाराष्ट्र की सरकार देती है। जो कर्जा लिया गया करीब 60,000 करोड़ सालाना दिए जाते हैं। अच्छा, ये शिंदे बोल रहे मैं लाडली बहना दिया, अच्छा किए, जेब से दिए, घर का पैसा है तुम्हारे, पब्लिक का पैसा है। जिसको मिला बहुत अच्छा है, जिसको मिला मिलके भी आप किसको बटन दबाएंगे? हमारी मां और बहनें भी ऊपर बैठी हुई हैं। अगर आपको मिले 1500 रुपये तो बोलना थैंक यू बट वील वोट फॉर MIM ओनली। इन्होंने अपने जेब से दे रहे क्या? 60 साल से नाइंसाफी करे, मिला अच्छा है और मिलना था। अच्छा, अब ये मैं सुना कि बाज लोग बांट रहे भी मिठाई, ए तो आना चलना, ये मेरे पद यात्रा में चल। अच्छा, कोई टून भी है तो बोले तो आके बैठ मेरे जलसे में, तेरे को इतने पैसे लो, मिठाई खाओ। इनका ने बहुत आया मोदी के पास से, मिठाई खाओ बोल रहा हूं मैं। अब मिठाई गुलाब जामुन भी हो सकती, जो दे रहे खाओ, छोड़ो मत, यही मौका है खींचने का। फिर आप देखो माइनॉरिटी का बजट सिर्फ 975 करोड़। अब ये लोग बोलते अरे मंजलिस के साथ जीत गए तो क्या कर लिए रे तेलंगाना में, क्या कर लिए वहां तेलंगाना में? यहां पर महाराष्ट्र का वजारत अखिलती बहबूद मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी का बजट 975 करोड़ रुपए, तेलंगाना में 3000 करोड़ रुपए। ये ताकत होती है सियासी ताकत, ये कमजोर नहीं समझ पाएंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर जो हॉस्टल बनाना था हमारी बच्चियों के लिए शहरों में, उसमें भी शिंदे पैसे कम कर दिए। तो ये महाराष्ट्र में हो रहा है। अच्छा मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि इस शहर में कोई काम नहीं हुआ। 22 साल MP थे खैरे साहब, कुछ नहीं करते थे। और फिर इम्तियाज जलील को हराने में सबसे बड़ा रोल ये जो अपने आप को सेक्युलर बोलते हैं उन लोगों का रहा। वोट कितना लिए वो लोग? ये वायरस फैलाने वाले आए थे उस वक्त भी, अरे इन्हें एक जीता तो क्या होता। मेरे भाई, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आज इम्तियाज जलील मेरे साथ भारत की पार्लियामेंट में होता तो वक्फ बिल को पास करने में मोदी को बड़ी मुश्किल पेश आती। अगर अख्तरुल ईमान कामयाब हो जाते किशनगंज से तो वक्फ बिल लाया नहीं जाता था पार्लियामेंट में। मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.